बच्चों का जो मानसिक विकास का समय है, उस समय में जो चीजें उनके दिमाग में डाली जाती हैं वो उनके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं हमेशा के लिए, और उस समय का हर शिक्षाविद को एक सही उपयोग करना चाहिए। जो बच्चा अपने आसपास झूठ, छल, कपट, बेईमानी ये सब देख रहा है, उसको आप कहां सिखाएंगे? तो उसको सिखाने का एक ही स्थान बचता है कि आप उसको विद्यालय में वो सारी बातें सिखा दें, ताकि वो उसके सोच का हिस्सा बन जाए, विचार का हिस्सा बन जाए। यानी जब भी वो विचार करे तो विचार करते समय उसके कॉन्सेप्ट में अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तत्वदय, ईश्वर प्रणिधान ये आ जाए। इन समय में तो हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ाते थे। गांधी जी साइंस की डेफिनेशन हमें पढ़ाई थी बचपन में, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षा जो है वो एक साइंस है। मैं थोड़ा सा किताबों के विषय में बात करूं तो आज जो पाठ्यक्रम हमारे पास है उसमें 4 बहुत बड़ी खामियां हैं, और वो खामियां क्या हैं? सबसे पहले पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर छोटी कक्षा की, जैसे मैंने कोई बात की थी, किसी पुस्तक की बात करें, नर्सरी की या पहली कक्षा की या दूसरी कक्षा की या 5वीं कक्षा की या 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की, जहां आप चला रहे हैं सारे विद्यालय, अगर मैं पूछूं आपकी हिंदी की जो बुक है उस किताब का बच्चे को सिखाने का क्या उद्देश्य है, तो शायद आपको बहुत विचार करना पड़ेगा और उसके बाद में पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली महादेवी वर्मा के बाद रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के बाद में नीरज, नीरज के बाद में हरिवंश राय बच्चन, और इन सब के बाद में ये सारी कविताएं और ये सारे गीत क्या कर रहे थे वहां पर, ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये नर्सरी से शुरू है। नर्सरी से ए फॉर एप्पल पढ़ाने के बाद बी फॉर बैट पढ़ाया, कलर्स में कुछ भी उसको बैंगन, आलू कलर करने के लिए दे दिया। इस पूरी प्रणाली का, इन पूरी पुस्तकों के स्वरूप का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये न बनाने वाले को पता है, न पढ़ाने वाले को पता है, पढ़ने वाले को तो पता चलेगा सवाल। मेरी इस बात से अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो या इत्तेफाक नहीं रखते हो तो आप पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं। ऐसा अगर आपको नहीं लगता है अपनी किताबों के विषय में तो आप तुरंत क्वेश्चन और क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो खामी है वो अनऑर्गेनाइज। अभी हम बच्चों को जब साइंस पढ़ाना शुरू करते हैं हमारे समय में, तो हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ाते थे। गांधी जी साइंस की डेफिनेशन हमें पढ़ाई थी बचपन में, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षा जो है वो एक साइंस है। आश्चर्य की बात यह है कि मैं जितने भी विद्यालयों में जाता हूं शिक्षकों से प्रश्न करता हूं कि भाई शिक्षा क्या है, तो मुझे अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया है। हमें बताना होता है बाद में, वो हम आज भी बताएंगे। मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि हम शिक्षालय में बैठे हैं, तो शिक्षा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा अपने आप में क्या है? क्यों हम शिक्षा दे रहे हैं? हमने शिक्षा का ये मंदिर बनाया है, इस मंदिर में हम क्या काम करने के लिए आते हैं? बच्चे किस लिए आते हैं? पेरेंट्स उनको किस उद्देश्य से भेजते हैं? शिक्षा। तो वो शिक्षा है क्या? तो ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। मुझे आशा है कि यहां से मुझे कहीं ना कहीं उत्तर मिल जाएगा। कोई उत्तर देना चाहेंगे इस विषय पर? शिक्षा क्या है? एनीबडी? फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान कैसे मिलता है? जी जी, नहीं, शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूं शिक्षा जो शब्द है वो क्या है? क्यों हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं? शिक्षा क्या है? जीवन जीना सीखे, शिक्षा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, एब्सोल्यूट। बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको वापस ले आए अपने विद्यालय में, अपने कैरिकुलम के ऊपर। क्या हमारा कैरिकुलम, हमारा सिलेबस बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है? नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से किसी को मतभेद है? तो क्या हम शिक्षा दे रहे हैं? सर्वांगीण विकास डिफाइन कर देते हैं। अब सर्वांगीण विकास है क्या? सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब है हमारे जीवन के कितने अंग हैं। सर्वांग का मतलब हमारे जीवन के
जितने अंग हैं, जितने एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीवन को संचालित करने में हमको सहयोग करते हैं या जिनके सहारे हमारा जीवन चलता है, उन सब पॉइंट्स पर, उन सारे बिंदुओं पर जो ज्ञान हमें मिलता है या जो विकास हमारा होता है उसका नाम है सर्वांगीण विकास। तो सबसे पहले हम किसे समझते हैं? शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर आत्मिक विकास, फिर सामाजिक और पारिवारिक विकास, और फिर राष्ट्रीय चेतना, वैश्विक सोच, आध्यात्मिक आगे आत्मिक विकास। और ये सारे के सारे जो विकास के पहलू हैं, इन पहलुओं को आज की शिक्षा किसी भी रूप में कवर नहीं करती। शिक्षा आज क्या कर रही है? जो आदरणीय रामावतार जी ने बताया कि हम केवल अक्षर ज्ञान दे रहे हैं। तो शास्त्र कहता है साक्षरा भवन्ति राक्षसा, जो केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी प्रवृत्तियां राक्षसों जैसी होती। जिनकी शिक्षा सर्वांगीण नहीं होती वो आगे चल के राक्षस बन जाते हैं, वो अच्छे नागरिक नहीं बनते। और आप ये समाज के अंदर देख पा रहे हैं कि व्यसनों से, दुर्गुणों से लोग युक्त हैं, और उनको सही रास्ते पे लाना, जैसे उन्होंने कहा बचपन में अगर वो संस्कार नहीं दिया तो उनको फिर बड़े होने के बाद सही रास्ते पे लाना बहुत एक हरकुलेंट टास्क है, वो करना बहुत मुश्किल काम है, आसानी से नहीं होता। तो उसका उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि सबसे पहले तो हमारे पाठ्यक्रम को हम ऑर्गेनाइज करें। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी है इररिलेवेंट। जैसे उन्होंने बताया हम्टी डम्टी सेट होने के बाद हम्टी डम्टी हेड ग्रेड फॉल। अब अंडा दीवार पर रखा हुआ था, अंडा दीवार से गिर पड़ा, उसे राजा घोड़ा जोड़ रहा है। इससे आपके लाइफ का क्या रिलेवेंस है? बच्चे को क्या संस्कार मिला इससे कि अंडा गिर जाए तो उसे जोड़ने के लिए दौड़ो? ये तो सामान्य ज्ञान बच्चे को माँ भी सिखा देगी, या कोई बच्चा देख के भी सीख जाएगा कि अंडा अगर गिर के फूट गया है तो नहीं जोड़ा जा सकता। क्या सिखा रहे हैं? कंप्लीटली इररिलेवेंट, उससे कोई लेना नहीं। हम जिराफ पढ़ा रहे हैं, जेब्रा पढ़ा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने जेब्रा देखा है? बताइए। इस हॉल में जितने लोग हैं, किसी ने साक्षात जेब्रा आज तक देखा है? उनके कितने मित्रों का नाम जैक है, जिल है? आपके मित्र, उनमें जैक जिल कितने लोग हैं? हाउ विल यू रिलेट एंड थिंक अबाउट अ चाइल्ड ऑफ 3 years? 3 साल का बच्चा, उसके ऊपर आपने कितना मानसिक दबाव डाल रखा है कि वो अब ऐसे नामों की कल्पना करे जो उसके कहीं आसपास में उसको दिखाई नहीं देता। अभी तो वो माता पिता के गोद से उठ करके आपके पास आया था, एक शिक्षक के पास आया था, उसके मन में पहले ही भय था, एक भय का वातावरण था कि मैं कहीं बाहर अनजान लोगों के बीच में आया हूं। और उस समय उसके उन इमोशंस को डेवलप करने की बजाय, उसके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर निरर्थक चीजों को थोपते जा रहे हैं। है रिलेवेंट? किसी को लगता है कि ये रिलेवेंट है लाइफ से? नहीं, टोटली इररिलेवेंट। तीसरी कमी जो बहुत भयानक है वो क्या है? मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं। बच्चे को हम क्या सिखाना चाहते हैं? घर से माता पिता किसी बच्चे को ये शिक्षा देके भेजते हैं, बेटा झूठ बोलना सीख के आना स्कूल से। सिखा क्या रहे हैं स्कूल में? सिखा रहे हैं ना? कोई बताया ना बचपन? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज हा हा हा। ये झूठ पकड़ा जाए तो हंस के बेशर्मी से मुंह खोल दो, दांत फाड़ दो। और इस संस्कार को देकर के हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सत्यवादी बने। और इसी तरह की एक के बाद एक सारी जो राइम्स पोएम्स हम सिखाते हैं इसके नाम पर, वो सब बच्चों के अंदर उनकी निरर्थक जो बातें हैं उनको प्रविष्ट करा देते, क्योंकि शब्द से भावना बनती है। और जब शब्द से भावना बनती है तो जैसे शब्द आप उसके दिमाग में डालते हैं उसका शब्दकोश आपकी बनना शुरू हुआ। शिक्षा के विषय में आपको यह जानना चाहिए कि शिक्षा क्या है। सर्वांगीण विकास उसका उद्देश्य है गांधी जी, और शिक्षा क्या है वो आज समझ लीजिए। शिक्षा 2 चीजें हैं। एक, बच्चे के अंदर जो है उसको बाहर लाना। द लेटेंट टैलेंट एंड स्किल इनसाइड अ चाइल्ड, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट, नंबर 1। नंबर 2, जो अच्छी बातें हैं उनको बच्चे के अंदर प्रविष्ट कराना। अब ये क्यों ऐसा है, इसका मैं आपको तार्किक विश्लेषण देता हूं। आप में से कितने लोगों ने आंखों को देखने की ट्रेनिंग दी है? कानों को सुनने की, नाक को सूंघने की, जीभ को स्वाद की, ठंडा गर्म महसूस करने की? कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है? नहीं ना? ये क्या है? आपकी
ज्ञानेंद्रियां किसने बनाई है? ये ज्ञान के रिसीवर्स आपको पहले से फिट करके बाई डिफॉल्ट दे दिए गए। इनमें डिफेक्ट है वो अलग बात, लेकिन ये अपना काम पूरी तरह से जानते हैं। ठंडे गर्म का जो एहसास एक बच्चे को होता है वैसा ही एहसास बड़े को होता है। सहन शक्ति आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एहसास ठंडे और गर्म का सबको बराबर होता है। उसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, मीठे और खट्टे के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, शब्द को सुनने के लिए तो आपको सिखाने की तो जरूरत है नहीं, वो तो सीखेगा, जो देखेगा वो सीखेगा। तो शास्त्र क्या कहता है? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नो इतराणि। ये शास्त्र कहता है। अब यहां शास्त्र का प्रमाण की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र ये कह रहा है जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनको ही ग्रहण करना, जो नहीं है उनको ग्रहण करने की आवश्यकता। मेरे गुरुजी करते थे तो मैं सब काम करने लगूं उनके लिए। क्या कहा गया? सुचरितानि तानि उपास्यानि। अब बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, उसके सामने अगर उसका अध्यापक मुंह में गुटखा भर के घूम रहा है, आप उसे कैसे बचाएंगे? आप बताइए। वो कुछ भी पढ़ा ले। जो बच्चा अपने आसपास झूठ, छल, कपट, बेईमानी ये सब देख रहा है, उसको आप कहां सिखाएंगे? तो उसको सिखाने का एक ही स्थान बचता है कि आप उसको विद्यालय में वो सारी बातें सिखा दें, ताकि वो उसके सोच का हिस्सा बन जाए, विचार का हिस्सा बन जाए। यानी जब भी वो विचार करे तो विचार करते समय उसके कॉन्सेप्ट में अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तत्वदय, ईश्वर प्रणिधान ये आ जाए। इनके द्वारा उसकी सोच डेवलप हो। जैसे आपको अगर मैं कोई बात अभी कह रहा हूं तो आप क्या कर रहे होंगे? आपकी जो भाषा है उस भाषा में आप दिमाग के अंदर उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे फटाफट। जैसे मैं कुछ अंग्रेजी में बोलूंगा, अगर आपकी सोच की भाषा हिंदी है तो आप उसे हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट करोगे, और अगर आपकी सोच की भाषा अंग्रेजी है तो मैं अगर हिंदी में कुछ बोलूंगा तो तुरंत आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तब उसका मतलब आप समझने की कोशिश करोगे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोविज्ञान का ये एक ढंग है काम करने का। और इसलिए हर बच्चा उस चीज को जो उसको सिखाई जाती है वो दिमाग के अंदर प्रोसेस करता है। अगर आपने उसके दिमाग के प्रोसेस में इन सारी चीजों को डाल दिया तो वो बच्चा जीवन भर न झूठ बोलेगा, न बेईमानी करेगा, न चोरी करेगा, न भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन आप सोचो कि ये सब चीजें तो बड़े होकर के सत्संग करके सीखने की हैं, नेवर गोइंग टू। और इसीलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं बजाय छोटे बच्चे। छोटे बच्चे तो शांत, छोटे बच्चे सत्य बोलते हैं, लेकिन बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे। तो यहां इन पुस्तकों में जो प्रयास किया गया है वो इन तीनों चीजों को निकाल करके, और चौथी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है निगेटिविटी। जैसे अभी भाई साहब ने इंगित किया कुछ चीजों को कि लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन, रेन गो अवे। क्यों जी रेन गो अवे? हमारे देश में रेन गो अवे कह सकता है कोई? ये कृषि प्रधान देश है, इसमें रेन गो अवे कहना चाहिए हमको। हम बच्चों को रटा रहे रेन गो अवे, क्या सिखा रहे हैं? कहीं तो हम अपना दिमाग अप्लाई करें ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहां हैं? जहां पर रेन गो अवे वहां है जहां पर रेन से लोग परेशान हैं, जहां पर बर्फ गिरती है, वहां पर बारिश होती है, उससे लोग परेशान है, वहां पर खेती नहीं होती, ऐसी जमीनें नहीं है, तो वहां पे रेन हमेशा नुकसानदायक है। इसलिए उन्होंने कविता बनाई रेन गो अवे। हमारा तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो 12 महीने बारिश की हमको जरूरत है। इसका परिणाम सर पाश्चात्य सभ्यता का होना, हावी होना जी। और इसके साथ में इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारी नकारात्मक बातें बच्चों को सिखाते हैं। तो उन सारी नकारात्मक बातों का असर नकारात्मक ही होने वाला है, वो कभी भी सकारात्मक होगा नहीं। जैसे हम गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, कुछ स्कूल्स में तो ये कंपलसरी हो चुका है कि बच्चे आए तो बच्चों से बोलते हैं आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, पनिशमेंट। अच्छा, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग क्या है? अभिवादन है। गुड मॉर्निंग अभिवादन है। गुड मॉर्निंग में कैसे अभिवादन होता है आप बताइए? अगर गुड मॉर्निंग अभिवादन है, हमारे यहाँ तो श्लोक है ना, अभिवादन शीलस्य नित्य व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शबलम। तो अभिवादन करना हमारी संस्कृति है। तो गुड मॉर्निंग से अभिवादन कैसे होता है? आप में से कोई बताओ। अच्छा, ईमानदारी से ये भी बता दो, आप में से कितने लोग अपने स्कूल में चाहते हो बच्चे सुबह आके गुड मॉर्निंग करें, या आपके स्कूल में बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हो? करते हैं ना? स्कूल में गुड मॉर्निंग करते हैं ना? गुड मॉर्निंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? हमने कभी ये सोचा? एज एन एजुकेशनिस्ट हमको ये सोचना चाहिए, हम शिक्षा देने बैठे हैं, हमको ये विचार करना चाहिए गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? अच्छा, क्या ये अभिवादन है? थोड़ा सा यहाँ पॉइंट जोड़ना है।
आपके स्टेट बोर्ड ने, सीबीएसई ने, अब भारतीय शिक्षा बोर्ड लेंगे या जो भी आप बोर्ड फॉलो, उस बोर्ड ने कोई रेगुलेशन लगाया है कि आपके बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा अंदर? आपकी स्वतंत्रता है ना वहाँ कि हम बच्चों से क्या बुलवाएं, गुड मॉर्निंग कर तो समझाएंगे वो। क्षमा चाहिए सर, आपके पास बराबर नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनी मानसिकता को बदलना है। नहीं, वही चल रही है, बात वही चल रही है। नहीं, मैं दूसरे उसी की भूमिका, आज हम वहाँ पहुँच गए हैं, उसी की भूमिका है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं। उसी की हमारा नहीं, उसी की भूमिका ही नहीं है, जो आप कह रहे हैं। उसी की भूमिका है, हम वहाँ के नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार अबादत सीधे से रहते हो, फिर तो वही आ रही है। तो जहाँ बात ये है कि जहाँ आपकी स्वतंत्रता है वहाँ भी आप काम नहीं कर रहे। जो मैंने आपको शुरू में बोला ना कि हम सब टाइम पास कर रहे हैं, उसका प्रमाण है ये सब चीज। जहाँ आपकी स्वतंत्रता है वहाँ भी आपने अपने चीजों को संभाल करके रखना उचित नहीं समझा। वहाँ भी आप गुड मॉर्निंग करते हो, हैप्पी बर्थडे मनाते हो, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, आदि आदि जो सब है, जो भी उधर से आ रहा है। हाँ भैया वो सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसे बच्चे आगे को सीख दे रहे हैं, उसी का विकल्प। तो उसी के विकल्प के लिए 4 चीजें मैंने आपको बताई, अनऑर्गेनाइज्ड, इररिलेवेंट, मीनिंगलेस और नेगेटिव। इन चारों चीजों में से कहीं कोई असहमति है आज के पाठ्यक्रम में? ये सब चीजें हैं या नहीं है? आपका कोर्स इररिलेवेंट है या नहीं है? आपका कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है या नहीं? तो हमने मेटा स्कूलिंग में और आर्ट्स एजुकेशन में जो पुस्तकें बनाई हैं वो एक उद्देश्य के साथ है, और उस उद्देश्य को लेकर के बच्चे का संपूर्ण और समग्र विकास हो, इस बात को केंद्र में रखते हुए, जैसे पहली चीज तो केंद्र में क्या है, जैसे अभी चंचल जी ने बताया कि शिक्षा के केंद्र में कौन होना चाहिए? बच्चा, शिक्षक या पाठ्यक्रम? कौन होना चाहिए केंद्र में? तीनों ही होने चाहिए। केंद्र में 3 कैसे हो जाए? केंद्र में कौन होना चाहिए? 3 तो चीजें हैं। बच्चा है, हाँ जी, कोई और बताना चाहेंगे? आपके सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है? सूर्य है। क्या है? प्रकाश देने वाला ये जो जो केंद्र में है। ये जो प्रॉब्लम है ये यहीं से शुरू होती है। नगेश जी, उसी चीज बोल रहा हूँ। प्रकाश देने वाला केंद्र में है कि प्रकाश ग्रहण करने वाला केंद्र में है? अब आगे। एक्चुअली हम जब सिस्टम के विरुद्ध जाते हैं तो वहां पर हमारा जो गेन है वो कम हो जाता है, या कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। आज स्थिति यही है कि हमारे शिक्षा के संपूर्ण केंद्र में क्या है? बच्चा। लेकिन बच्चे का विकास केंद्र में नहीं है। विकास देंगे। क्या है केंद्र में? बच्चा। लेकिन होना कौन चाहिए केंद्र में? शिक्षक। कौन होना चाहिए केंद्र में? अभी इतना अच्छा उदाहरण देते हैं आपको सोलर सिस्टम का कि सूर्य केंद्र में है, जो प्रकाश देने वाला है वो केंद्र में है, तो इसका मतलब कौन केंद्र में होना चाहिए? शिक्षक केंद्र में होना चाहिए। लेकिन आज शिक्षक सबसे ज्यादा उपेक्षित है इस पूरी व्यवस्था में। आज हमारा ध्यान किस पर है? किताब कितने अच्छे कागज में छपी है, किताब के अंदर क्या है पता नहीं। ये तो अभी प्रमाणित हो गया, अंदर क्या है। दूसरा, बिल्डिंग कितनी अच्छी स्कूल की बनी हुई है, एम्बियंस कितना अच्छा है, उस पर पूरा फोकस है। स्कूल में कितने खिलौने हैं, कितने बढ़िया चेयर हैं, कितने एयर कंडीशन लगे हैं, बसेस कितनी लग्जरी हैं, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस है। टीचर्स यूनिफॉर्म में आते हैं या नहीं, बच्चे आए या ना आए, पर टीचर्स को यूनिफॉर्म में आना। और दूसरे, जो बच्चा है उस बच्चे पर फोकस क्या है? बच्चे पर फोकस ये है कि बच्चे को कोई डांटेगा नहीं, बच्चे पर कोई चिल्लाएगा नहीं, बच्चे को मार तो सकते ही नहीं, और बच्चा सीखे कि न सीखे, कोर्स पूरा करा करके उसको रिपोर्ट कार्ड बना के दे देना है। उसमें भी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम कर दिया जिससे सर्वांगीण विकास को 4 चांद लगे। वो बोलते हैं कोई भी फेल होना ही नहीं चाहिए। बोलिए, विकास हो गया? क्या विकास हो गया विकास। तो यहां पर आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले तो हम एज एन एजुकेशनिस्ट इस बात को समझें कि शिक्षा के केंद्र में शिक्षक है। अगर द्रोणाचार्य है तो अर्जुन है, अगर द्रोणाचार्य नहीं है तो स्किल का डेवलपमेंट कौन करेगा? बच्चा स्किल पा सकता है, बच्चे के अंदर स्किल हो सकता है, उसका अपना एक लेटेंट स्किल है, लेकिन उसको बाहर कौन लाएगा? तो शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद में उसको बाहर लाना। अब मुझे दूसरा प्रश्न आपसे ये करना है, क्या अभी जो आपकी पुस्तकें, आप अध्यापक हैं, आप भी अध्यापक हैं, आप क्या विषय पढ़ाते हैं? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते हैं।
कौन सी क्लासेस को? 5th को। मुझे बताइए आपका शुभ नाम? सूर्य कुमार। सूर्य कुमार जी, आप 5th और 4th को इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आपकी इंग्लिश के उस पुस्तक में कहीं पर आपको कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे आप ये जान सकें कि उस बच्चे के अंदर स्किल अंग्रेजी को सीखने का कितना है और उसको आपको कैसे असेस करना है? ऐसा कोई आपको वहां पर गाइडेंस मिलता है किसी चैप्टर में, चैप्टर के एंड में, आदि में, अंत में? या आपको कभी ऐसा देखा हो किसी बुक में कि 4th क्लास के बच्चे से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि वो कितनी इंग्लिश सीख जाए तो ठीक है? कोई एक पैटर्न हो उस बुक के अंदर कि आपने इस बच्चे को जब पहले चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक पढ़ाया तो उस चैप्टर्स को पढ़ाते समय आपको बच्चे से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि इस विषय पर यह पारंगत हो जाएगा, ऐसा कुछ? या इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या उस पूरी पुस्तक में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चैप्टर में जाते समय कोई पैटर्न है, कोई योजना है? आपने बीएड किया? नहीं किया। किसी ने बीएड किया यहाँ पे? बीएड किया किसी ने? नहीं, सब नहीं है। देखो ये भी टीचर है, नहीं है सब नहीं। किसने किया मैं ये पूछ रहा हूँ, किसने नहीं किया उसको छोड़। आपने किया? आपको बीएड में एक चीज सिखाई जाती है, पाठ योजना सिखाई जाती है, लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर लेसन का प्लान या पुस्तक का प्लान एक्सप्लेन करेंगे क्लास में जाके, उसको समयबद्ध मतलब तरीके से उसको करेंगे कि इस टाइम में हमें क्या चीज देनी है। बिल्कुल, ये एक लेसन प्लान होता है। जाके 35 मिनट को हम डिवाइड करेंगे। यस, वेरी गुड, वही चाहिए आप वहां पर। तो 35 मिनट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, मुझे आप में से कोई ये बताएगा कि अर्जुन का जो धनुर्धारी का कोर्स था वो कितने महीने का था या कितने साल का था? या क्रैश कोर्स था 2-3 दिन का, 4 दिन का? भीम का गदाधारी का कोर्स कितने साल का था? युधिष्ठिर का भाला चलाने का कोर्स कितने साल का था? दैट इज वेयर यू फेल, दैट इज वेयर यू फेल। एंड ये है सबसे बड़ा हथियार जो मैकॉले ने इस्तेमाल किया, जो बैकअप चर्चा है। आपको डब्बे में बंद कर दिया, अब आप उसके बाद सोचोगे। आपको क्या दिखाई देता है? 35 मिनट बराबर। कितना टाइम मिलता है आपको एक चैप्टर बच्चों को सिखाने के लिए? कितने दिन तक एक चैप्टर पढ़ा सकते हो अपने बुक के करिकुलम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से? 4-5। अब एक बच्चा जिसकी कैपेसिटी है समझने की और एक बच्चा जिसकी कैपेसिटी नहीं है समझने की, आपने उन दोनों को एक डब्बे में डाला और उन दोनों को आप बोल रहे हैं नहीं, तुम दोनों को दौड़ना पड़ेगा और बराबर दौड़ना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दौड़ पाओगे तो हम तुमको फेल कर देंगे। अच्छा, जीवन में ऐसा आपने कितनी जगह देखा है? अगर लता मंगेशकर और कोई दूसरी गायिका जो गाना गाती है, उन दोनों को आप कह सकते हैं कि एक ही जैसा गाओगे? उनकी बहन को ही ले लो, आशा भोसले को, एक ही जैसा नहीं कह सकते? सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा एक ही जैसा खेलेंगे? नहीं, तेरे को तो ऐसा ही खेलना पड़ेगा भाई, तेरा आइडल है वो, उससे पहले खेल के क्या ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीवन में आपको एक बक्से के अंदर नहीं रहना है। तो जैसे ही कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करके कार्य क्षेत्र में आता है तो हम जैसे HR मैनेजर उसको क्या बोलते हैं? यस, यू हैव टू डू दिस जॉब एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बोलते हैं? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि बक्सा तो हमें भी मालूम है, जो तुमने सीखा बक्से में वो हमने भी सीखा है। तो यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि इस काम को करने का नया तरीका क्या हो सकता है, बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, कुछ ऐसा तरीका जिससे काम और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। हम उस बच्चे को, और वहां पर बच्चों के दिमाग पे क्या शुरू हो जाता है? आना प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारे के सारे बीमारियां जो है वो हम लोगों को पता नहीं कैसी होती हैं, लेकिन शब्द तो हम सुनते हैं और उनके प्रभाव भी सुनते हैं समाज में क्या हो रहे हैं। ये सब कहां से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलना, एक अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के लेकर के चलना, एक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को ताली बजा करके हम लोग इस बात पर बड़ी वाहवाही लूटते हैं कि एक बच्चे का 90% मानसिक विकास कितनी उम्र तक हो जाता है? 6 साल की उम्र तक हो जाता है। लेकिन उस 6 साल की उम्र तक हम उसको पढ़ाते क्या है? जितना कचरा, जितना गार्बेज हमारी बाकी पुस्तकों से बचा हुआ है वो सबको हम उनकी किताबों में डाल देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए कुछ भी करो। होना क्या चाहिए था? जिन चीजों पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है, हम सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें शास्त्र की इसमें चली जानी चाहिए थी। और इस समय में बच्चा, आपको कितनी पोइम याद है? कोई पोइम याद है सर आपको?
एक पोएम कोई सी आपको, नहीं मैं आपको कोई परेशान कर, हाँ सूरज जी आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, कोई सी पोएम याद है? कोई सी पोएम ट्विंकल ट्विंकल याद है? नहीं याद? नहीं, वो कुछ भी याद नहीं? इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो याद है, तो पढ़े नहीं होंगे ना इंग्लिश मीडियम। अच्छा हिंदी की कविता याद है? कोई बात नहीं, पोएम से मतलब अंग्रेजी की नहीं है, आपको हिंदी की कविता कोई याद है? बालू आया है? नहीं याद? कुछ भी याद नहीं? किसी को याद है कोई कविता? बहुत सारे लोग हैं। ये तो कभी याद ठीक है, वो तो आपको अपनी याद है, पढ़ाई की पूछ रहा हूँ मैं, पढ़ाई वाली। देखो क्या होता है आमतौर पर बच्चों का जो मानसिक विकास का समय है, उस समय में जो चीजें उनके दिमाग में डाली जाती हैं वो उनके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं हमेशा के लिए, और उस समय का हर शिक्षाविद को एक सही उपयोग करना चाहिए। तो ये जो पुस्तकें हमने बनाई हैं वो इन सब चीजों को टारगेट करती हैं। इसमें जो कुछ भी पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज, उसका एक अप्रोच है, उसका एक उद्देश्य है जिसको लेकर के वो पुस्तक बनाई गई है। तो पर्टिकुलर क्लास की एक पुस्तक एक जर्नी लेकर के चलती है कि बच्चा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में क्या सीखेगा। दूसरी चीज, सारी की सारी चीजें जो वस्तुएं इसके अंदर रखी गई हैं, जो चित्र और जो शब्द इसके अंदर रखे गए, वो सारे के सारे क्या हैं? रिलेवेंट हैं, हमारे जीवन के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। एक छोटा बच्चा, आप उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, एप्पल का एक एस्पेक्ट भाई साहब ने बताया, दूसरा एस्पेक्ट मुझे बताइए, 3 साल का ऐसा कौन सा बच्चा होगा आप में से किसी के भी घर में जिसने एप्पल कभी ना देखा होगा? सबने देखा है? फिर भी हम उसको सिखा रहे, क्यों सिखा रहे? नहीं, उतना ही नहीं सिखा रहे, सिखाते समय हम प्लास्टिक का एप्पल भी ले आते हैं, और प्लास्टिक का एप्पल दिखा रहे, जिसने असली एप्पल खाया है 20 बार उसको हम प्लास्टिक का एप्पल लाके दिखा रहे हैं कि ये होता है एप्पल। अब वो बच्चा कितना कंफ्यूज हो जाएगा, वो एप्पल जो मैं खाता हूँ वो एप्पल है ये जो मिट्टी का या प्लास्टिक का रखा वही एप्पल, कर दिया आपने कंफ्यूज। तो क्रमबद्ध तरीके से रिलेवेंस के साथ में, जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजों को लेते हुए एक मीनिंगफुल अप्रोच, जिसमें शास्त्र का ज्ञान है, जिसमें संस्कृति का ज्ञान है, जिसमें हमारे संस्कार छुपे हुए हैं, उन चीजों को लेकर के, और उसके साथ में फिर चौथा क्या कि टोटल पॉजिटिव अप्रोच, जिसमें कहीं पर कोई गिरने टूटने फटने की बात न हो, बल्कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है उस अप्रोच को लेकर के इस करिकुलम का निर्माण किया गया। दूसरी बात क्या कि ये करिकुलम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022-2023, इन सबके गाइडलाइंस को कवर करता है। यानी आपका स्कूल चाहे सीबीएसई बोर्ड का है, आपका स्कूल चाहे भारतीय शिक्षा बोर्ड का है, आईसीएसई का है या स्टेट बोर्ड का है, सभी बोर्ड्स के जो गाइडलाइन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन सारे के सारे गाइडलाइन को ये करिकुलम कवर करता है, ये बुक्स कवर करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें एक और हमने दूसरी चीज बनाई है, जैसे कुछ स्कूल्स को ये रेगुलेशन है कि वो कई जगहों पर, कई स्टेट्स में, यूपी में वैसा नहीं है, जैसे गुजरात एक स्टेट है, गुजरात स्टेट में क्या है कि उन्होंने कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स बनाए हैं और वो बुक्स के लिए उन्होंने कंपल्शन कर दिया है कि ये बुक्स आपको कंपल्सरी रखने पड़ेंगे। तो वहां पर वो कुछ बुक्स ले पाते हैं, कुछ बुक्स नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए जो IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसकी भाई साहब चर्चा कर रहे थे, इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड एक सेपरेट करिकुलम बनाया गया है बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से कि किस पर्टिकुलर एज में उनको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने शास्त्र के बारे में कितना ज्ञान होना चाहिए, उसको कवर करते हुए एक और सेपरेट सीरीज है जिसका नाम है IKS सीरीज। तो बच्चों का जो प्राथमिक डेवलपमेंट है, जैसे भाई साहब ने बताया, शिशु संस्कार, और 3rd से लेके 5th तक का जो है डेवलपमेंट वो है बाल विकास। तो ऐसे 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है और इन पुस्तकों के अंदर उन विषयों को हमने समाहित किया। जैसे अब ये पंचामृत है, ये नाम आपको क्या बता रहा है? पंचामृत, पंच माने 5, अमृत माने अमृत जैसी चीजें। इस पंचामृत में क्या क्या है? तो इस पंचामृत सीरीज के अंदर 1st से लेके 5th तक जो 5 चीजें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, पंच महाभूत, पंचकोश, पंच क्लेश, पंच यम, पंच नियम और पंचांग। क्या वो पंचांग जो आज केवल बच्चों के दिमाग में क्या है, बड़ों के दिमाग में भी क्या है? पंचांग मतलब पंडित जी, लेकिन वास्तव में पंचांग मतलब क्या है? और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? केवल पंडित जी के साथ नहीं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े। तो इन सारी जो भारतीय संस्कृति की आवश्यक चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में पहुंचनी चाहिए,
उनको इस पंचामृत सीरीज में कवर किया गया है और इन सारी चीजों पर इसमें प्रकाश डाला गया और क्रमबद्ध तरीके से डाला गया। जैसे बच्चे पंचांग को मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल जी देता हूं। आप लोग प्राइमरी क्लास 4-5 तक में साइंस की किताबें पढ़ाते हैं ना, साइंस की किताबें हैं ना आपके, और साइंस में आप लोग यूनिवर्स, सोलर सिस्टम ये सब पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं है कि नहीं? अब वो बताइए मुझे कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि राशि क्या होता है? आप सोलर सिस्टम के पर्सपेक्टिव से सोच के बताइए, वो नहीं कि हमको पंडित जी ने बोला ये राशि वो राशि। राशि जो है वो क्या होता है? नक्षत्र क्या है पहले ये तो समझ जाइए। नक्षत्र क्या है, कितने हैं? 27 है ना? तो स्वामी जी आप मत हाँ। नक्षत्र क्या है? इंग्लिश में आप लोग वो पढ़ते हो ना, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन है ना, ग्रुप ऑफ स्टार जो एक आकृति बनती है। सप्तऋषि तो देखते ही होंगे, उर्सा मेजर है ना। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार को नक्षत्र बोलते हैं, मगर ये 27 नक्षत्र जो हमारे शास्त्रों ने रखा है, ये आज के विज्ञान के समझ में नहीं आया। उनकी अपनी कहानी है, उनका एक नक्षत्रों का तो हमारे पृथ्वी पर शायद प्रभाव ही नहीं होगा, बहुत दूर है। अब राशि क्या है? नहीं, कैसे क्या है, कैसे वर्क हो रही है? आपको ये चीज जानना होगा कि पंचांग जो है वो पंडित जी का काम चीज नहीं है। आपके नासा जो सारी चीजें पब्लिश कर रहा है, आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो चीजें पब्लिश कर रहा है, ये स्थिति है वो स्थिति है, इन सब का सदियों से गुरु है वो है पंचांग। उसने लिख दिया कि इस समय में चंद्र ग्रहण होगा, इस समय में इस जगह पे होगा, इस समय में इस जगह पे होगा। ये सारे कैलकुलेशन एक सेकंड इधर से उधर नहीं होगा, चाहे नासा का बाप कुछ कर ले, एक सेकंड इधर से उधर नहीं होगा। आप वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन सोचो कितनी प्रिसाइज है उसमें। दूसरा, ये पंचांग जो है ये हमारे जीव, अभी आप जो सोलर सिस्टम पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाया तो क्या, नहीं पढ़ाया तो क्या? अभी हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है, अल्पसंख्यक लोग नहीं पढ़ते तो क्या हुआ? जी नहीं रहे। आपने क्यों पढ़ाया सोलर सिस्टम? आखिर क्यों? सब हर कोई तो स्पेसशिप में जाकर के फंस नहीं जाएगा ऊपर जाकर, नीचे उतरने का तो रास्ता है नहीं, जाने का रास्ता है। सुनीता विलियम्स हो या जो भी है, फंस गई, राइट? तो हम जब कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है ये होना चाहिए। पंचांग आपका प्रयोग है जीवन, कितने बजे उठना चाहिए, कौन से मुहूर्त में उठना चाहिए, किस मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए, आपके जीवन को ड्राइव कर रहा है। सूर्य चंद्रमा का ज्ञान जो है आपके जीवन को ड्राइव कर रहा है, कनेक्ट किया गया है कि नहीं? तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इस प्रकार से साथ आएगा। पंचांग साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है, जो आपके जीवन को गाइड कर रहा है पूरी तरह से, है ना? तो ये सब जब पंचांग समझेगा उसे मालूम होगा राशि क्या होता है, उसे मालूम होगा नक्षत्र क्या होता है, कब पोजीशन है, उसका मौसम पे क्या असर है, जीवन पे क्या असर है, ये सब चीज उसे पता है। लेकिन जो साइंस पढ़ा होगा विद्यार्थी, जो सोलर सिस्टम पढ़ेगा, वो केवल इतना जानेगा सूर्य बीच में है, उसके चारों तरफ चक्कर लगता है, बस। इसके अलावा उनको यूनिवर्स के बारे में तो समझ में नहीं आएगा। वो इंतजार करेंगे कि वो बोलेगा ब्लैक होल होता है, तो बोलेंगे हाँ ब्लैक होल होता है। वो बोलेंगे कि कुछ और ऐसे तस्वीर निकले, तो बोले हाँ ऐसा तस्वीर निकले। इनकी अपनी कोई समझ नहीं। पंचांग आपके जीवन की पूरी समझ ब्रह्मांड के साथ आपका जो संपर्क है उसको, तो हिंदी में तो है, साइंस की किताबों में हमने जहाँ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है वहाँ पंचांग का ज्ञान पूरा का पूरा रखा है, समझाया। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का अभी साइंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, सब साइंस पढ़े लिखे लोग, शहर में रहने वाले लोग, सबने साइंस पढ़ा हुआ है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, खान पान साइंस पढ़े लिखे लोगों का बिगड़ा है या गांव में रहने वाले बिना पढ़े लिखे साइंस वाले लोगों का बिगड़ा है? किसका बिगड़ा है? पढ़े लिखे लोग ज्यादा बिगड़ा है। ये पढ़ाई किसका जो आपको बिगाड़ रही? कारण क्या है उसका?
आपको जो न्यूट्रिशन के नाम पर पढ़ाया जा रहा है वो हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रहार है। वो आपको पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा। और कहा गया है शास्त्र में, अल्प विद्या भयंकरी। आधी अधूरी जानकारी जो है वो आपको गड्ढे में लेके जाएगी। आपको यह बताया जाता है कि आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? मुर्गे से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मछली से मिलेगा, ये पढ़ाया जाता है। मांस से मिलेगा। विटामिन कहां से मिलेगा? मिनरल कहां से मिलेगा? ये एक जानकारी आपको चार्ट बना करके दे दी जाती है। लेकिन आपको क्या उसमें कोई चॉइस दी गई है कि आप किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं? आप सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं? आपका व्यक्तित्व आप किस प्रकार का बनाना चाहते हैं, या आपके बच्चे का व्यक्तित्व आप किस प्रकार का बनाना चाहते हैं? इसकी कोई चॉइस आपको वहां दी जाती है? उसका परिणाम क्या है कि शाकाहारी परिवारों के बच्चे भी अब अंडा मांस बाहर जाकर, क्योंकि हमारे टीचर ने हमको बताया कि अंडे में प्रोटीन है, मांस में प्रोटीन है। और अंडा, अब तो एक और बहुत बड़ा प्रहार हमारी संस्कृति पर है कि अंडा वेजिटेरियन है। उसके ऊपर लॉजिक देते हैं। क्या लॉजिक देते हैं? कि इसमें से बच्चा निकलेगा नहीं तो ये वेजिटेरियन। फिर ये भी बात नहीं चल रही तो उन्होंने तीसरी निकाल दी, एगिटेरियन। एगिटेरियन आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। वो एगिटेरियन अंडा खा सकता, लेकिन अगर उस विद्या में, उस साइंस में, उस न्यूट्रिशियस वैल्यू को बताते समय हम ये बता दें कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भोजन का क्या स्वरूप है और वो कहां से प्राप्त होगा और उससे किस तरह की न्यूट्रिशियस वैल्यू हमको मिलेगी, तो ये चीजों को हम दूर कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ये क्या है, आपके जितने हमारे देश में जो बहुत बड़ी सांस्कृतिक हानि है ना, वो जो साइंस पढ़ाने वाली किताबें उन्होंने उसने किया। जब आप पढ़ाते हो न्यूट्रिशन के बारे में तो आप चार्ट खोल के किसी भी किताब का, किसी भी पब्लिकेशन का खोल के देख लो, उसमें लिखा रहेगा विटामिन किसमें है, मिनरल्स किसमें है, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें है, फैट्स किसमें है, प्रोटीन किसमें है। और वो लिस्ट में अंडा भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा, फल भी रहेगा, मांस भी रहेगा, सब चीजें सब मिक्स रहेगा। भैया तुमने ये जो जानकारी दी उसका मैं करूं क्या, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये फैसला कैसे करूं? साइंस का काम है कि आपको दर्शन दे वो, कि आप फैसले दे सको कि ये सही है ये गलत है। आपकी को साइंस के किताब की कोई भी चैप्टर आपको ये दर्शन नहीं देता है। आज जो आप साइंस बच्चों को पढ़ा, दैट इज नॉट साइंस। साइंस मतलब मेरे अंदर में विवेक जागृति होनी चाहिए कि मैं ये करूं या नहीं करूं, है? अच्छा, इन्हीं लोगों की फाइंडिंग है। आप यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस की फाइंडिंग पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू ऑफ द रेसिड्यू ऑफ फूड दैट यू कंज्यूम, जो आप खाते हो उसके जो रेसिड्यू पेट में बनते हैं उसकी पीएच वैल्यू यदि अल्कालाइन है तो वो आपके जीवन में वो भोजन जो है कभी भी विष पैदा नहीं करेगा, वो आपको स्वस्थ रखेगा। यदि एसिडिक है तो वो विष पैदा करेगा नहीं करेगा। और यदि न्यूट्रल है तो वो आपको स्वस्थ, आपके प्रकृति के हिसाब से स्वस्थ भी रख सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इसके ऊपर में उन्होंने पूरी लिस्टिंग की है जिसमें कि जिसकी प्रकृति एसिडिक है वो सारे के सारे जितने मांस हैं, मदिरा है, ये सब की लिस्टिंग उन्होंने की हुई। साइंस, उनकी मॉडर्न साइंस की रिसर्च की ये डेटा है। और यही चीज हम लोग सात्विक भोजन, रासिक भोजन, तामसिक भोजन करते हैं और हमें बहुत क्लैरिटी रहती है जो सात्विक भोजन है वो करना चाहिए, जो तामसिक नहीं करना चाहिए। सीधा डिसीजन है इसके ऊपर, कैटेगराइज किया हुआ, राइट? जो विज्ञान के साथ तालमेल था। ये हमको क्या है, ये हमको डिसीजन लेने में मदद करेगा ये विज्ञान। इसी प्रकार बाकी जितने भी अपने साइंस के टॉपिक्स, पॉल्यूशन पढ़ाते हैं। अब पॉल्यूशन का कारण क्या है? अब पढ़ा के कर क्या है? पॉल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है, विश्व स्तर पे बढ़ता जा रहा है। भारत के पास तो अभी भी उतने गाड़ी नहीं है जितना अमेरिका के पास, चीन के पास, ये सब चीजों के पास में। पॉल्यूशन तो कारण क्या है? ये जब तक डिसीजन नहीं ले आदमी, जब तक आप कर्म और धर्म, कर्म प्रधानता और धर्म युक्त जीवन शैली के विषय में नहीं पढ़ाएंगे और वहां उसके मानसिक में नहीं कि ये करना है ये नहीं करना है, तब तक वो क्या है, वो तो कचरा वहां फूकेगा, वहां थूकेगा, वो सब चीजें करेगा, राइट? तो साइंस में इन सब चीजों का समावेश, ये हम लोगों ने साइंस की पुस्तक क्लास 5 तक बनाई, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो चीजें पढ़ा रहे तो विज्ञान भी पढ़े और ज्ञान भी उसको प्राप्त करें, तो इसका
और एक सबसे बड़ी चीज है जो नामकरण हमने पुस्तकों का किया है। देखिए आज एक चीज पढ़ाई जाती है साइंस में, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है, क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में? जो सारी नेचर देती है, जो सारी नेचर देती है, पेड़ पौधे वनस्पतियां पानी धूप, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आप बच्चे के दिमाग के अंदर ये संस्कार डाल रहे हैं कि वनस्पतियां या वृक्ष वनस्पतियां आपके रिसोर्स हैं आपके जीवन को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा? इनका दोहन करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। वही हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, क्योंकि ये क्या है? हमारा साधन है। हमने क्या नाम दिया पुस्तक को? लिविंग विद नेचर। क्या ये आपके केवल उपयोग के लिए नहीं, ये ही आपका जीवन है। अगर पेड़ नहीं है तो मनुष्य का क्या, किसी प्राणी का जीवन अस्तित्व नहीं रहेगा। ये समझ बच्चों के दिमाग के अंदर आप कब डालोगे? उसी आयु में जब उनका निर्माण हो रहा है। नहीं तो ये केवल एक इंफॉर्मेशन बनके दिमाग के किसी कोने में, जहां पर 2 अरब पन्नों को आप स्टोर कर सकते हो, उस दिमाग के किसी फाइल में, किसी पन्ने में जाकर के वो स्टोर हो जाता है और वो जीवन में कभी काम नहीं आता, उसके डिसीजन मेकिंग में कभी काम नहीं आता, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में एक्टिव जो इंफॉर्मेशन है उसका हिस्सा कभी बनता ही नहीं। वो पैसिव इंफॉर्मेशन जिसके दिमाग में पड़ी रहती है। हाँ, कभी किसी ने कहा कि नहीं वृक्षों का जीवन बचाना चाहिए, उससे ही हमारा जीवन, तो हम ताली बजा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो लिविंग विद नेचर साइंस में सिखाते समय उद्देश्य ये है कि बच्चे इस संसार में जो अन्य प्राणी और वनस्पतियां हैं उनके साथ में अपनी सहजीवता, उनको अपना भोजन न माने, उनको अपना रिसोर्स न माने, बल्कि उनको क्या माने? हमारे साथ में इतना ही जीवन अधिकार उनको भी इस प्रकृति में है जितना हमको है, और वो हमारे साथ में सहजीवी है, ना कि हमारा भोजन या हमारे लिए रिसोर्सेज। तो ये हमारी पुस्तकों के अंदर हमने ध्यान रखा। साथ ही साथ में इसी की तरह से अंग्रेजी की जैसे बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स में हमने इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उनके अंदर ग्रामर और लिटरेचर का भाव आ जाए भाषा के रूप में। लेकिन भाषा संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है, और इसलिए हमने उन इंग्लिश की किताबों में जो भी कंटेंट हैं उन कंटेंट्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे जब उनको पढ़ेंगे, जैसे हम थर्ड स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बात करें, तो वहां पर हमारे जितने प्राचीन ऐतिहासिक जो बाल चरित्र हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको हम याद करते हैं। तो उन सबके जीवन का चरित्र क्या है और किस लिए हम उनको याद करते हैं, इसको हमने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में डाल दिया, ताकि बच्चा एक और जहां लिटरेचर का ज्ञान प्राप्त करेगा, जहां पर वो एक और व्याकरण सीखेगा, उसके साथ साथ वो अपने इतिहास को भी जान जाएगा, और उससे उसके मन में वो सारे भाव जो हम जगाना चाहते हैं। और उसमें एक और खास बात ये है कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं और जो टीचर्स के लिए जो हमने अनुदेश उसमें रखे हुए हैं, उन सब में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अध्यापक जिस समय बच्चों के साथ में वो एक्टिविटीज करें, उन चीजों को जब सिखाएं, तो उनका भाव उसी प्रकार का हो जो उस उद्देश्य को लेकर के हमने वो चैप्टर बनाया। साथ ही साथ में पेरेंट्स की भी एक्टिविटीज हैं कि पेरेंट्स बच्चों के अंदर उस चीज से जुड़ी हुई और जो बातें हैं, जैसे हर घर में अपनी अपनी कुछ ना कुछ कहानियां रहती हैं, बातें रहती हैं, तो उनको किस तरीके से जोड़ करके वो कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये इन्वॉल्वमेंट। एक पॉइंट और जोड़ दूंगा यहाँ पे, उस तरह दिखाइए। हमने जो एक्सरसाइज दिया है, जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट बताया, हम कुछ सॉफ्टवेयर के फील्ड से आते हैं, इस बात को समझते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने जो आप किसी भी पब्लिकेशन का कोई या एनसीईआरटी हो या कोई भी, उसमें जो एक्सरसाइज रहता है वो ज्यादातर चैप्टर से जुड़ा रहता है। 80% चैप्टर के ऊपर में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स रहेगा, है ना, ये रहेगा वो रहेगा, चैप्टर में जो लिखा वो। उसको एक्सरसाइज भी वही कर रहा है, होमवर्क वही मिल रहा है, और फिर एग्जाम में पास और फेल भी हो रहा है उसी चीज के ऊपर। इतनी प्रक्रिया होने पर हमने वो चीज की नहीं, इससे शिक्षक का निर्माण नहीं होगा। यदि उसी चीज को पढ़ा रहे हैं, उसी का प्रश्न पूछ रहे हैं, वही उत्तर लिखा रहे हैं, वहां से कॉपी पेस्ट चलेगा, ये सब प्रक्रिया चलता है। तो प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि तुमने जो पढ़ा चैप्टर में वो अपने जीवन में कैसे देखा। प्रश्न इस प्रकार उस ओर ले जाना चाहिए, उसे उसके ऊपर उसके मन को ठहराना चाहिए, ताकि वो सोचे और कार्य करे। जैसे एक उदाहरण में दे दूं, जैसे चाइल्ड कैरेक्टर्स हमारे 3rd में, 4th में, दूसरे चीज में, 5th में, तीसरे चीज में आ रहा है।
तो उसमें ध्रुव है, सत्यकाम है, नचिकेता है, लवकुश है, ये सब चीजें सब बच्चों के चरित्र के बारे में बताया। अब जैसे ध्रुव है तो एक प्रश्न आएगा, ध्रुव में आपने 5 कौन से ऐसे चरित्र देखे जिसके कारण ध्रुव को महान के में गिनती की गई, समय आज तक याद रखा है। तो वो चैप्टर से ढूंढ लेगा, ये 5 चरित्र हमने चैप्टर से पढ़े, टीचर यहाँ तक तो काम कर देगा बच्चे। उसके आगे आएगा, अच्छा ठीक है, ये 5 चरित्र में से एक चरित्र जो ध्रुव का है वो आप अपने किन मित्रों में देख रहे हैं, उसका नाम लिखो। अब वो आ गया चैप्टर से बाहर। अब आपका ई लर्निंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब आपका ई लर्निंग काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगा। अब वो सोचेगा क्योंकि वो अपने बच्चों के बीच का देख रहे हो, ठीक है ना। अब वो उस चीज का करेगा, अच्छा इस चरित्र के विषय में आपके घर में या इस चरित्र के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया जो है वो रुकावट डाल रही है, इसके ऊपर शिक्षक को बोलेंगे चर्चा करो। क्यों ये चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है, जो ध्रुव में था इन बच्चों में क्यों नहीं, कुछ में है कुछ में क्यों नहीं। चर्चा पे ले आए, डिस्कोर्स पे ले आए, है ना, बच्चे बच्चे के इंटरेक्शन पे ले आए, एजुकेशन को एक्सरसाइज करना ना, क्योंकि उसे भरना और हर बच्चे का उत्तर अलग होगा, एक नहीं होगा। कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। कॉपी पेस्ट किया तो कोई एक बच्चा अवार्ड पा जाएगा, सब उसी का नाम लिख रहा होगा, कॉपी किया तो। तो कहने का मतलब एक्सरसाइज भी हमने ऐसा डिजाइन किया है कि वो मशीन से काम नहीं होगा, उसको करवाना पड़ेगा। शिक्षक की वैल्यू बढ़ जाएगी, शिक्षक की वैल्यू इस प्रकार से बढ़ानी पड़ेगी, उसका रोल आ जाएगा उसका। तो ये पुस्तकों के अंदर हमने इस प्रकार के विषयों को समावेशित किया है जिससे बच्चों के जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो सही रास्ता है उसको लेकर के हम फोकस कर सकें। बाकी आप लोग पुस्तकों को देख सकते हैं, यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध है, क्योंकि एक एक पुस्तक का अगर मैं डिस्क्रिप्शन देने जाऊंगा तो ये कई घंटों का कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी विशेषता। इसके साथ में ये जो IKS की चीजें हैं, तो आपका नंबर कितना? 9167724445 ये कार्ड आप सबके लिए हम लोग शेयर कर लेंगे। चलता हूँ कहीं जाना है। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे चर्चा करते हैं। आपके इस पाठ्यक्रम से सहमत हैं। ठीक है, भविष्य के भी है, भविष्य के भी, भविष्य के भी। तो ये इन पुस्तकों के साथ में ये जो IKS का है, इसमें मैं 2 मेन आपको बता देता हूँ। ऐसे तो हमने बहुत सारे, जैसे ये श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई पुस्तक है। श्री कृष्ण के विषय में हम बच्चों को बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस कहानियां कौन सी है? 6 महीने के थे तो पूतना को मार दिया, बकासुर को मार दिया, 5 साल के थे तब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एक छोटा बच्चा, आप उसके साइकोलॉजी पे जाइए। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि आज तक किसी पाठ्यक्रम बनाने वाले ने ये प्रयास नहीं किया कि मैं बच्चे के मनोविज्ञान को सीख करके समझ करके फिर उसके लिए किताब बनाऊं। दिक्कत कहाँ हो रही है? मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जैसा समझता हूं वैसा मैंने बच्चे के लिए डाल दिया, अब मैंने उसके ऊपर थोप दिया कि नहीं जैसा मैंने समझा वैसा तुम सीखो। यहाँ उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकाल करके लाए हैं कि इन चीजों को हम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, कि एक बच्चा जिसको आपने बोला 6 महीने के बच्चे ने 25 साल की या 30 साल की बलशाली, रूप बदलने वाली, मायावी ताड़का को मार दिया, उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। वो पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी 2 साल का 5 साल का हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता है, मैं तो किसी को मार नहीं सकता। अगर आप सीधे से क्या उत्तर देते हो? अपना झगड़ा हटाने के लिए आप क्या बोल देते हो? नहीं, श्री कृष्ण तो भगवान थे ना, तो कुछ भी कर सकते, तो उनकी लीला थी। और ये कह करके आपने उस बच्चे की जो जिज्ञासा है, जो उसकी थिंकिंग, इमेजिनेशन और समझने की, प्रश्न करने की जो सारी प्रक्रिया है, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। श्री कृष्ण के गुणों को जो वो जीवन में धारण कर सकता था, उस पूरी प्रक्रिया को आपने नष्ट कर दिया वहां पर, ये कह करके कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमको यह सब सोचने की जरूरत नहीं कि उन्होंने कैसे किया। यहाँ इन पुस्तकों में हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं की चर्चा है, उनका रिफ्लेक्शन क्या है, उनसे हम क्या सीखें, हमारे जीवन से वो कैसे जुड़ी हुई हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। ये इसी प्रकार से गणेश उत्सव पूरे देश में चल रहा है।
लेकिन गणेश जी क्या है, उस आइडल का क्या लेना देना है, उस चीज को समझना, उस चीज को जानना, उसके विषय में कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी मेहनत करना नहीं चाहता। तो उससे क्या लीडरशिप क्वालिटी हम सीख सकते हैं, आज जो लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहे उसको किस प्रकार से हम इस कैरेक्टर से सीख सकते हैं, उन सारी चीजों को हमने इसमें प्रदर्शित किया है, वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट से लेकर के नर्सरी से लेकर के सीनियर केजी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से, एनईपी और एनसीएफ के हिसाब से उनसे क्या अपेक्षा है, क्या जानकारी उनको देश के विषय में, संस्कृति के विषय में होनी चाहिए, उन सारी चीजों को इसमें शिशु संस्कार पिक्चर डिक्शनरी, ये कन्वेंशनल डिक्शनरी नहीं है जैसी होती है कि ए फॉर एप्पल से लेकर के और एक एक 50 शब्द दे दिए, वैसा नहीं है। उसकी बजाय इसको एक अलग ढंग से उस नॉलेज सिस्टम के साथ बच्चों को जोड़ते हुए बनाया गया है। तो ये भी आप देखिए। दूसरे एक और बुक है टाइमलेस वंडर्स। हम अपने बच्चों को अपने पुराने कैरेक्टर्स की कहानियां सुनाते थे। एक्चुअली पहले वो परंपरा थी, अब तो शायद घरों में कहानी सुनाने का क्रम ही छूट गया है। तो उन बच्चों को उनके विषय में पता चले, उन सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज को इसमें समावेशित किया। ये आप स्कूल में, घर में कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद वो ये एक बुक है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, माई भारत माई प्राइड। ये टोटली इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड बुक है और इसमें हमारे देश की जो इस पे मैं एक प्रश्न पूछ लूं पहले। हाँ, किताब देखिए, हमको सबको ये बताया जाता है कि भारत बहुत डाइवर्स देश है, डाइवर्सिटी है ना, ये तो बताया जाता है, विविधताएं वाला देश है। लेकिन ये देश यूनाइटेड कैसे नहीं, ये बताओ। यानी जो एक टर्म यूज करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, 15 अगस्त 26 जनवरी को यूनाइटेड तो है ना, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। महाराष्ट्र वाले यहाँ आते हैं, हम मारते तो है नहीं, वो पॉलिटिक्स को छोड़ दो, आम लोगों की बात कर रहे हैं। कोई कहीं पर जाता है, वही आदमी यूनाइटेड कैसे, जब डाइवर्स भोजन अलग है, भाषा अलग है, ड्रेस अलग है, सब चीज अलग है। जैसे आप जाते हो चीजें बदल जाती है, फिर जुड़ा कैसे? विदेश में तो इन चीजों पे दो देश, भाषा बदला कि दो देश बन जाता है, एक देश रह ही नहीं सकता। तो यूनिटी कैसे है, ये समझना वो किताब। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस चीज की बात की जाती है, वो पूरा का पूरा इसमें देश की विविधताओं के, अगर मैं बात करूं तो विविधताओं के लिए हमने इसमें जितने भी आर्ट फॉर्म्स है ना, फिर जितने डांस फॉर्म्स हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, खाना अलग अलग तरह का, फूड हर स्टेट का क्या विशेषता है, ग्रीटिंग्स एंड लैंग्वेजेस, हर जगह कैसे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये गुड मॉर्निंग हमारे पूरे देश में ऊपर से लेकर नीचे तक किधर भी नहीं है, लेकिन वो अभिवादन का तरीका क्या है वो यहाँ पर हमने बताया। म्यूजिक फॉर्म्स, अलग अलग तरह के जो शास्त्रीय संगीत हैं, जो लोक संगीत हैं, वो कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल हेडगेयर, पगड़ी, जो हमारे परिधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता था, आजकल तो लोगों ने सिर पे कुर्सी रखना बंद कर दिया है। तो पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पुराने लोग आज भी आपको टोपी लगा के मिलेंगे, या जिस स्थान की जो पगड़ी है, हरियाणा में आप चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, पगड़ी डाल के मिलते हैं। और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल वेयर, जो पोशाक है अलग अलग स्टेट्स की। उसके बाद में यूनिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, कोर्ट्स हैं, ऋषिज हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो रियल एस्पेक्ट है वो आप पढ़ के जानिएगा। तो वो इन सब इस पुस्तक के अंदर रखा गया। तो ये जनरली करिकुलम के हिसाब से 4th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए उनको एक रेफरेंस बुक के रूप में काम करती है, जिससे वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का आप सभी लोगों को सीबीएसई में भी, भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी और आईसीएसई, मतलब कोई भी बोर्ड आप फॉलो कर रहे हो, आपको गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है कि आप आईकेएस के चैप्टर्स को इंक्लूड कीजिए। तो उसके लिए ये आपके पास में एक रेडी रेफरेंस बुक होती है कि आप अगर इससे शुरू करते हैं पिक्चर डिक्शनरी से, और वहां आप 1st, 2nd, 3rd क्लास को कर सकते हैं, और 4th ऑनवर्ड्स आप इस किताब के माध्यम से बच्चों को। तो ये जो पुस्तकें हमने बनाई हैं वो इन सब चीजों को टारगेट करती हैं। इसमें जो कुछ भी पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज, उसका एक अप्रोच है, उसका एक उद्देश्य है जिसको लेकर के वो पुस्तक बनाई गई है। तो पर्टिकुलर क्लास की एक पुस्तक एक जर्नी लेकर के चलती है कि बच्चा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में क्या